हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक को फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने W का फॉर्मूला डेराइव कर लिया था कि W का फॉर्मूला हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आ रहा है, W इक्वल टू n फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ i एंड i फैक्टोरियल। ओके, सो नाउ आज हमें क्या करना है। आज मैंने सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन किया है, बिकॉज मैनी ऑफ टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बट जब क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ये क्वेश्चन बनता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से ही। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद हम इस डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, prove the number of molecules in a cell of energy epsilon I for temperature capital T in the state of maximum probability as Ni equal to n by z exponential minus का बीटा epsilon I। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, प्रूव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि IS सेल जिसकी एनर्जी एप्सिलॉन I है, वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, n बाई जेड एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन I। एप्सिलॉन I यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ IS सेल। बीटा यहाँ पे क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। जेड यहाँ पे होता है पार्टीशन फंक्शन, और ni यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन IS सेल। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको बेसिकली यहाँ पे डेराइव करना है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, डेरिवेशन है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बट इजी है। मैं पहले आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स राइट डाउन कराऊंगी, आप उन स्टेप्स को फॉलो करते जाना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका आंसर कब आ गया। यदि आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो नहीं समझ आएगा। और प्लीज अभी तक इससे पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले वो लेक्चर अटेंड करो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आगे कंटिन्यू करते हैं हम टॉपिक को। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तीनों साल में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डिफिकल्टीज आती है वो ये आती है कि मैम हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। स्टार्टिंग में ही हम स्टक हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करें। आंसर लिखने में स्टार्टिंग यदि समझ आ जाती है तो फिर एंड तो निकल ही आता है, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, अच्छे से समझना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, और मैं यहाँ पे जो स्टेप्स लिखा रही हूँ हमें केवल उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इसकी स्टार्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर वी हैव अ सिलेंडर विद आइडियल गैस ऑफ कैपिटल N मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो N है, यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर वी हैव एन सिलेंडर, ओके, लेट अस कंसीडर वी हैव एन सिलेंडर with ideal gas of capital N number of molecules। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, इन कैपिटल N मॉलिक्यूल्स को ith सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हम K सेल्स लेके चल रहे थे और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम K सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या करना है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके चलना है और उनको I सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप यहाँ पे K भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ I क्यों लिया है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर I मेंशन है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, वी कंसीडर ए सिलेंडर विद कैपिटल N मॉलिक्यूल्स, ओके। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स को I सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑल मॉलिक्यूल्स इन I सेल्स, ओके। एंड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज W, और W का आपको फॉर्मूला राइट डाउन करना है, उसके बाद कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। पहले इसकी समरी लिख लो, उसके बाद मैं इसको इरेज करके आपको स्टेप्स राइट डाउन करवा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग समझ आया, स्टार्टिंग हमें क्या करना है, लेट अस कंसीडर वी हैव एन सिलेंडर with capital N molecules, which are distributed in I cells, and thermodynamic probability is W इक्वल टू, बताओ आप कितना आएगा, W इक्वल टू N फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ I and I
फैक्टोरियल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सिलेंडर लेना है एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है आई सेल्स के अंदर, तो हमने डिफाइन कर दिया। एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई एन आई फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लो, क्योंकि डायरेक्शन बड़ा है तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, या तो फिर स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद आप लिख लेना, बट ज्यादा बेटर है कि आप लिखते चलो, बिकॉज एक एक स्टेप आपको यहाँ पे लिखनी है। एक भी स्टेप यदि आप मिस कर देते हो तो पूरा डेरिवेशन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, स्टार्टिंग समझ आ गई ना, सिलेंडर लिया एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए, आई हमने सेल्स डिफाइन कर दी और इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी का, W इक्वल टू एन फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, कर दो मैं इसको इरेज। ओके, अब पहले स्टेप साइड में लिख लो आप, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रही हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, उनको आपको नोट्स के अंदर मेंशन नहीं करना, ये ध्यान रखना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज हम आगे यूज में लेंगे, तो मैं इसको इरेज नहीं करती हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखा रही हूँ, आपको इन स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करना है। द फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम, डिफाइन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, डिफाइन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W से डिफाइन कर रही हूँ मैं, ये हमने डिफाइन कर दिया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, आपको क्या करना है, बोथ साइड लॉगरिथम लेना है। ठीक है, जो आपने W का फॉर्मूला लिखा है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अप्लाई स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं समझा दूंगी कि स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला क्या होता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन अप्लाई करनी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेके चलना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिक्स्थ स्टेप में आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी डिफाइन करनी है। ये केवल मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा रही हूँ, आपको नोट्स में मेंशन नहीं करना है, बिकॉज हम इनको ही फॉलो करेंगे। सेवेंथ स्टेप में आपको क्या करना है, लैग्रांजियन मेथड अप्लाई करना है, लैग्रांजियन मेथड। एट्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ओके, इन 8 स्टेप को फॉलो करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप डिफाइन W, हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, W इक्वल टू कितना है, एन फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई एन आई फैक्टोरियल। सेकेंड स्टेप टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो कर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम लिखो, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। लो यहाँ पे यदि हम लॉगरिथम लेते हैं तो क्या आएगा, ln W इक्वल टू, लॉगरिथम का बेसिक फॉर्मूला क्या है, यदि आपके पास कोई भी वैल्यू रेशियो में गिवन है a/b में, जैसे मैंने बोला c इक्वल टू कितना है a/b, यदि हम इसका लॉगरिथम लेते हैं तो क्या आता है, ln c इक्वल टू ln a माइनस ln b। डिवाइड में वैल्यू होती है तो वो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी वही अप्लाई करोगे, ln W इक्वल टू ln फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल माइनस क्यों, बिकॉज ये डिवाइड में है, समेशन ऑफ आई ln एन आई फैक्टोरियल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम कर चुके हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अप्लाई स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। सबसे पहले इसकी नीड क्या हुई है, पहले इसको देखो, एन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, और ये किस में है, क्वांटिटी फैक्टोरियल में है, फिर उसका ऊपर से क्या लगा रखा है, लॉगरिथम लगा रखा है। समझ रहे हो, लार्ज क्वांटिटी का फैक्टोरियल और उसका लॉगरिथम, उसको हम किससे सिंप्लीफाई करते हैं, बाय स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। द थर्ड स्टेप इज बाय स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। दैट्स व्हाई यहाँ पे आप स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगा रहे हो। व्हाई, बिकॉज फैक्टोरियल के अंदर आपके पास लार्ज क्वांटिटी है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज में लेना है, और स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज में लेने के लिए आपको यहाँ पे पहले लॉगरिथम लेना पड़ा। समझ आया, ठीक है। सो अप्लाई द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, हमें स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो लिख दो, नाउ अप्लाई स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला।
अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। ओके, पहले बेसिक फॉर्मूला लिखो। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ln x फैक्टोरियल इक्वल टू x ln x माइनस x। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सो ना अप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 पे। अप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 पे। अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ln w ओनली फैक्टोरियल वाली क्वांटिटी पे अप्लाई होगा, ध्यान रखना। इस पे नहीं होगा, वाई? बिकॉज ये फैक्टोरियल में नहीं है। आप देखो स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन में आप क्या करो? ln x फैक्टोरियल, तो यहाँ पे फैक्टोरियल है, यहाँ पे फैक्टोरियल है, मतलब दोनों ही आप जो ये दोनों ही टर्म्स है दोनों पे अप्लाई करोगे। पहले इस पे अप्लाई करो ln फैक्टोरियल, तो क्या आएगा? n x की जगह n लिख दो, ln n, ठीक है, माइनस माइनस n। कोई डाउट? जस्ट सिंपल x को n से हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है। नेक्स्ट स्टेप देखो, सेकेंड टर्म में समेशन को साथ रखना है, ठीक है ना, समेशन को साथ रखना है। अप्लाई करो x मतलब समेशन ऑफ i, x क्या है आपके पास? ni ln ni, ओके, माइनस माइनस समेशन ऑफ i ni। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n ln n माइनस n माइनस समेशन ऑफ i ln ni माइनस माइनस प्लस i ni। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो इसको आगे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, आप ध्यान रखना, इक्वेशंस नंबर का ध्यान रखना, ठीक है। 1 और 2 में दे चुकी हूँ बिकॉज मैं इरेज कर रही हूँ नीचे का। देखो अब आप कर क्या रहे थे? लास्ट लेक्चर अच्छे से याद है कि आपको? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाला डेरिवेशन। वहां पे हम क्या कर रहे थे? नंबर्स को, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उनको सेल्स के अंदर डिवाइड कर रहे थे, मतलब सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, डिवाइड नहीं कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने वहां पे एक इक्वेशन भी यूज में ली थी कि टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N। तो सिमिलरली यदि हम यहाँ पे डिफाइन करें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, आपको I सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 1 2 3 सेल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल नंबर हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर किसके बराबर है? कैपिटल N ही तो है ना, इससे ज्यादा इससे कम तो होने से रहे, क्यों? क्योंकि हम टोटल N मॉलिक्यूल्स को ही तो I सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ यदि मैं इसको डिफाइन करूँ, इट मीन समेशन ऑफ I and I, ये किसके बराबर है? कैपिटल N के बराबर है। आप यहाँ पे पुट कर सकते हो ना, ये समेशन ऑफ I and I यहाँ पे है क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कितने मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? जितने आपके पास है। कितने हम लेके चल रहे थे? कैपिटल N हम लेके चल रहे थे, दैट्स व्हाई हम समेशन ऑफ I and I को कैपिटल N लिख सकते हैं। ओके, और कम ऑन, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। सो अप्लाई करो, तो n ln माइनस कैपिटल N समेशन ऑफ I and I ln ni, यहाँ पे देखो प्लस n लिख सकते हैं ना, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, दोनों वैल्यूज कैंसिल। द रिमेनिंग टर्म इज n ln n माइनस समेशन ऑफ I and I ln ni, दिस इज W। ओके, इस तरह से हमने स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई करके W की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ध्यान रखना, जिस तरह से मैं स्टेप्स चलती जा रही हूँ उसी तरह से मैं यहाँ पे नंबर भी देती जा रही हूँ, ठीक है। फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप क्या है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आप I सेल्स लेके चल रहे हो, जिसमें आपने फेज पॉइंट्स या मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कंटिन्यूअस I सेल्स के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। I सेल्स मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेके हमने I सेल्स ली है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं? वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? देखो एक बार अच्छे से ध्यान रखना आप, है ना। इसको हम आगे फर्दर यूज में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इरेज कर दूं क्या थोड़ा सा? ये स्नैपशॉट ले लो अभी तो, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर का इरेज कर रही हूँ। आगे देखो, अप्लाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, थोड़ा इरेज करती हूँ ताकि लिखने में तुम्हें दिक्कत ना आए। अप्लाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन, नाउ अप्लाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन अप्लाई करो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन में क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ W इक्वल टू 0, डेल ln W है ना, ये ln भी साथ में लिखो, गलती हो जाएगी, ठीक है। डेल ln W इक्वल टू क्या होगा? 0। इट मीन आपको इसका डेरिवेटिव लेके 0 रखना है,
तो करें इसको सिंप्लीफाई, कैसे करें, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। डेल एल एन डब्ल्यू करो, डेल आपको किसका करना है, एन एल एन एन, एक एक स्टेप लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है, आई एन आई एल एन एन आई, ठीक है। बाद में हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके जीरो के इक्वल पुट करना है, तो करें, करो, देखो क्या करेंगे, ये डेल दोनों टर्म्स पे लगा देते हैं, करो इसको, डेल एन एल एन एन माइनस डेल समेशन ऑफ आई एल एन समेशन ऑफ आई एन आई एल एन एन आई, ठीक है। करें सिंप्लीफाई, करो इसको सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे करना क्या है, इनका डेरिवेटिव हमें सिंप्लीफाई करना है, तो डेरिवेटिव किस तरह से सिंप्लीफाई करें, देखो एक बार यहाँ पे एन एल एन एन, एन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और वो क्या है, कांस्टेंट, तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वैसे भी जीरो हो गया, ठीक है। एल एन कांस्टेंट का यहाँ पे एल एन है तो वो ऐसे भी क्या हो जाएगा, वैल्यू डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे लिख लो, बिकॉज capital N equal to constant, that's why first term equal to 0, that's why first term equal to 0, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या है, डेल एल एन डब्ल्यू, कितना बचा, माइनस का डेल समेशन ऑफ आई एन आई एल एन एन आई, ठीक है। करें इसको सिंप्लीफाई, कैसे करें, फर्स्ट और सेकेंड अप्लाई कर दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को कांस्टेंट रखना है, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है, तो करो इसको सिंप्लीफाई। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस, सबसे पहले हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट का यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डेल एन आई और एल एन एन आई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। कोई डाउट है, जो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, एल एन एन आई डेल एन आई किया है, ठीक है। सेकेंड का करोगे हम तो आपको क्या करना है, समेशन ऑफ आई एन आई को कांस्टेंट, आपको करना है डेल एल एन एन आई, करें इसको सिंप्लीफाई, डेल एन आई क्या होगा यहाँ पे, डेल एल एन एन आई, डेल एल एन एन आई है ना, एल एन एक्स का क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, एल एन एक्स का कितना होता है, 1/x, तो अप्लाई तो करना है, कर देते हैं, माइनस समेशन ऑफ आई डेल एन आई एल एन एन आई प्लस समेशन ऑफ आई एन आई 1/n आई, ठीक है, और डेल एन आई। कोई डाउट है क्या, जो सिंपल एल एन एक्स का कितना होता है, 1/x ना, तो वही हमने यहाँ पे सिंपल अप्लाई किया है, एन आई से एन आई कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेल एन आई, डेल एन आई का मतलब समझ रहे हो क्या, डेल एन आई का मतलब है डेल एन वन प्लस डेल एन टू प्लस डेल एन थ्री, कहाँ तक, डेल एन आई तक। इट मीन जो यहाँ पे आई सेल्स है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, या फेज पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो एक यदि सेल के अंदर फेज पॉइंट, नंबर ऑफ फेज पॉइंट ज्यादा है तो अपने आप दूसरी वाली फेज सेल के अंदर नंबर ऑफ फेज पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना कम। दैट्स व्हाई यहाँ पे डेल ऑफ एन आई, जो टोटल चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे डेल एन आई 0 क्यों हुआ, बिकॉज डेल एन आई है क्या, डेल एन वन डेल एन टू डेल एन थ्री डेल एन आई। यहाँ पे जो फेज पॉइंट्स है कंटिन्यूअस आई सेल्स जो आप लेके चल रहे हो 1 2 3 4 से लेके आई, कंटिन्यूअस अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। किसी एक सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो अपने आप दूसरे में कम होंगे, वाई, बिकॉज आप कैपिटल एन क्या लेके चल रहे हो, कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हो। तो इट्स अंडरस्टूड ना कि एक के अंदर कम हुए तो अपने आप दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। दैट्स व्हाई टोटल चेंज यदि हम बात करें तो टोटल चेंज कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। सो रिमेनिंग टर्म कितनी आ रही है, डेल एल एन डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू बची है, माइनस समेशन ऑफ आई एल एन एन आई डेल एन आई। आप इसको अच्छे से लिख लो, समेशन ऑफ एन आई डेल एन आई। ओके, अब क्या करना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, जो आप यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हो उसको किसके इक्वल पुट करते हो, 0 के इक्वल पुट करते हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, कर दो ऊपर का थोड़ा सा इरेज। तो यहाँ पे नाउ बाय द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन, बाय मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या होगा, माइनस, यदि आप इसको 0 पुट करोगे, डेल एल एन डब्ल्यू, चलो मैं पूरा ही लिख लेती हूँ, डेल एल एन डब्ल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, दैट्स वाई आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस समेशन ऑफ आई एल एन आई डेल एन आई इक्वल टू 0। माइनस को आप 0 के साइड ले जा सकते हो, तो रिमेनिंग टर्म
ni del ni इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फर्दर हम इसको आगे यूज में लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप पे अब मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या डिफाइन करना है, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो पहले आप यहाँ पे डिफाइन करो सिंस total number of particles are capital N, ठीक है। if increases the number of particles in some cells is result decreases of particle in some other cells। obvious है ना, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आप कितना लेके चल रहे हो, कैपिटल एन लेके चल रहे हो। कुछ सेल्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, तो एज रिजल्ट अपने आप ही अदर सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज कैपिटल एन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सम सेल्स एज रिजल्ट decreases of particles in some other cells। समझ आया क्या मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो, तो कुछ पार्टिकल्स सेल्स के अंदर इंक्रीज हो गए, कुछ सेल्स के अंदर पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, तो अपने आप अदर सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। या फिर आप इसको इस तरह से मैथमेटिकली हम लिखना चाहे, मैथमेटिकली यदि हम इसको लिखना चाहे तो मैथमेटिकली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल ऑफ एन आई इक्वल टू सम ऑफ आई, या फिर डेल एन आई किसके इक्वल होगा, डेल एन वन प्लस डेल एन टू प्लस डेल एन थ्री, कहाँ तक, डेल एन आई जो आप पार्टिकल्स लेके चलो। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यदि हम टोटल चेंज की बात करें तो टोटल चेंज यहाँ पे कितना आएगा, इक्वल टू 0 पुट करो इसको, इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है ना, जो सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। नाउ अब हमें यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करनी है। टोटल एनर्जी हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी डिफाइन ith सेल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे किसका, ith सेल का, ठीक है। सो नाउ वी कंसिडर ni number of particle in ith cell with energy epsilon I। we consider ni number of molecule या phase point, number of phase point with epsilon I energy in I cell। कोई डाउट है क्या, जस्ट सिंपल हमने क्या किया, आई सेल लिए, आई सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ni डिफाइन कर दिए विद एप्सिलॉन I एनर्जी। ओके, सो नाउ यदि हम यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करें, ni पार्टिकल है और एप्सिलॉन I यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी U से डिफाइन कर रही हूँ, U इक्वल टू क्या होगा, ni एप्सिलॉन I। दिख रहा है ना आपको, नीचे का कट थोड़ी ना रहा है, एक बार चेक करने दो, दिख रहा है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई, U इक्वल टू ni एप्सिलॉन I, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्ट करो, यहाँ पे भी आप लिखो चेंज इन टोटल एनर्जी, ठीक है। सो नाउ अब क्या करें, हमने यहाँ पे आई सेल्स की टोटल एनर्जी डिफाइन कर दी, बट हमें पता है कि यहाँ पे तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन आगे यूज में लेंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन हो रहा है। इट मीन आई सेल के अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, चेंज होंगे। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हुए तो वहां पे एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेट हम जो सिस्टम लेके चल रहे हैं वो किस टाइप का सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। सो नाउ इन एडिशन we consider our system is isolated system। ये भी मेंशन करना है इसमें, isolated system। so the total energy will be constant। क्यों, isolated system ये तो होते हैं, ठीक है। सो अप्लाई करते हैं हम, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन करो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बोला था मैंने थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिजल्ट आएगा अपना। अब क्या करें,
अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस पार्टिकल का ट्रांजिशन हो रहा है, तो ith सेल के अंदर भी क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे। सो हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि लेट डेल एन आई आर चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, चेंज इन number of particle in ith cell, number of particles in ith cell. So change in energy, बताओ change in energy क्या होगा, U इक्वल टू डेल एन आई एप्सिलॉन आई। ओके, अब आप सिस्टम किस तरह का लेके चल रहे हो, आइसोलेटेड सिस्टम लेके चल रहे हो, तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज आप सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे भी हम डिफाइन करें चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी कितना आएगा, 0। वाई, बिकॉज यहाँ पे सिस्टम किस टाइप का है, आइसोलेटेड। कुछ पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होगी तो कुछ की अपने आप डिक्रीज होगी, बिकॉज आपने ए कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो डेल यू इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, समेशन ऑफ आई एप्सिलॉन आई डेल एन आई इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डेल एन 1 एप्सिलॉन 2 डेल एन 2 एप्सिलॉन आई डेल एन आई इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, चेंज इन इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। जिस तरह से मैंने स्टेप्स लिखे उसी तरह से मैंने इक्वेशंस यहाँ पे दी है। इक्वेशन नंबर 5 हम किसको दे रहे थे, टोटल चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वो भी 0 था, और टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितना आ रहा है, 0 हो रहा है। नाउ वी अप्लाई लैग्रांजियन मेथड, ज्यादा नहीं बचा, 1-2 स्टेप से लैग्रांजियन मेथड। अब देखो लैग्रांजियन मेथड में आपको क्या करना है, इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस ln अल्फा एंड इक्वेशन नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय बीटा एंड एड विद इक्वेशन नंबर 4। क्या करना है आपको लैग्रांजियन मेथड में, अल्फा और बीटा बोथ आर कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट, ओके। सो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 5 है माइनस ln अल्फा से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 6 जो आपका चेंज इन टोटल एनर्जी कितना आ रहा है, 0, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, बीटा से, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने किसके साथ ऐड किया है, इक्वेशन नंबर 4 जो हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। सो करें इसको सिंप्लीफाई, लैग्रांजियन मेथड अप्लाई करने के बाद यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, करो एक बार इसको सिंप्लीफाई। इक्वेशन नंबर 4 कितना आ रहा था, याद है कि आपको, समेशन ऑफ आई ln एन आई डेल एन आई, यही आ रहा था ना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 के साथ ऐड करना, इक्वेशन नंबर 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस ln अल्फा, तो माइनस ln अल्फा, ठीक है, डेल एन आई, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 6 प्लस इक्वेशन नंबर 6 आपकी क्या थी, ये वाली, देखो आपके पास लिखा हुआ है u डेल u, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल ऑफ u इट्स मल्टीप्लाई बाय बीटा, हमने इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल यू की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दो, डेल यू की वैल्यू हम यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, एप्सिलॉन आई डेल एन आई, ठीक है। और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, बीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इक्वल टू 0। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, ठीक है। अब लोग तीनों ही टर्म्स पे हम जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कितना आ रहा है, डेल एन आई, समीशन का मतलब भी क्या है, डेल एन आई है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम कॉमन ले एन आई को, तो ln एन आई माइनस ln अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई डेल एन आई इक्वल टू 0, ठीक है। अब चेंज इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये रही आपके कांस्टेंट वैल्यूज, ओके। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यहाँ पे 0 होने से रहे, इट मीन दिस टर्म इक्वल टू 0, तो ln एन आई माइनस ln अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इक्वल टू 0। कोई डाउट है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एन आई कैलकुलेट करना है आपको, याद है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, ln अल्फा माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है। एन आई कैलकुलेट करना है तो क्या करें, एंटीलॉग, एंटीलॉग लो इसका, यदि हम एंटीलॉग लेंगे तो लॉग वाला साइन रिमूव हो जाएगा, तो एन आई इक्वल टू कितना बचा, अल्फा, और ये किस में जाएगी, एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। कोई डाउट है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, और अल्फा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ओके। सो नाउ अब हम यहाँ पे क्या करें, एन आई है क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल,
ni इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका सम करोगे। तो यहाँ पे n इक्वल टू ni इक्वल टू अल्फा समीशन ऑफ, अल्फा कांस्टेंट है दैट्स व्हाई हम समीशन से इसको बाहर ले सकते हैं, माइनस का एप्सिलॉन i, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। दिस टर्म इज नॉन एज पार्टीशन फंक्शन। z इक्वल टू सम ऑफ बोल्ट्जमान स्टेट, सम ऑफ बोल्ट्जमान स्टेट, सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमान स्टेट, ठीक है। ये है क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन को हम बोल्ट्जमान फैक्टर बोलते हैं। सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर ऑफ ऑल स्टेट, सम ऑफ बोल्ट्जमान स्टेट ऑफ ऑल फैक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन फैक्टर, पार्टीशन फंक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन। तो यदि मैं यहाँ से डिफाइन करूँ, यहाँ से यदि मैं इसको डिफाइन करूँ तो n कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे, अल्फा जेड, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, n/z। जस्ट सिंपल अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, ni इक्वल टू अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ni यहाँ पे है क्या, आई सेल के अंदर हमने पार्टिकल बताया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी हम डिफाइन कर देते हैं ना n। यदि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए करेंगे तो इसका सम होगा, सम ऑफ ऑल स्टेट। तो अल्फा तो कांस्टेंट है, ओके। तो समेशन साइन किस पे लगा, इस फैक्टर पे, ठीक है। इस फैक्टर को हम बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमान फैक्टर, बोल्ट्जमान फैक्टर, ओके। नाउ सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर ऑफ ऑल स्टेट, सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर ऑफ ऑल स्टेट इज नॉन एज पार्टीशन फंक्शन। उसे हम जेड से डिफाइन करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन। आप आगे पढ़ोगे इसको, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। और उसको हम जेड से डिफाइन करते हैं। तो यदि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो n इक्वल टू कितना आ रहा है, अल्फा जेड। इसको इक्वेशन नंबर 9, ये इसको इक्वेशन नंबर 9 दे दो, ठीक है। नाउ अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, n/z। कितना आ रहा है, n/z। यहाँ पे लिखो n इक्वल टू ni, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अल्फा कितना आ रहा है यहाँ पे, n/z। कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब नाउ अल्फा की वैल्यू यदि मैं यहाँ पुट कर दूँ, अल्फा की वैल्यू यदि मैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ तो आपके पास आंसर आ जाएगा ना, ni इक्वल टू n/z। अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन i। दिस इज फॉर्मूला ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, जो सिंपल ni इक्वल टू n/z एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन ni, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इन आईएस सेल। तो इस तरह से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है, उसके लिए हमने सिलेंडर लिया विद n नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स, उनको आईएस सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दी। सेकेंड स्टेप में लॉगरिथम लिया, फैक्टोरियल के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी लॉगरिथम में। तो थर्ड स्टेप में आपको स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप में आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। फिर हमने यहाँ पे चेंज इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फिफ्थ स्टेप में डिफाइन किया। सिक्स स्टेप में आपको जो सिस्टम लेके चल रहे हो, आइसोलेटेड सिस्टम लेके चल रहे हो, तो टोटल चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पे क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हमने लैग्रांजियन मेथड अप्लाई किया है, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सर से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ रहा है, n/z एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन i, ओके। नाउ इसी फॉर्मूले को हम आगे यूज में लेते हुए एक और क्वेश्चन है, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया भी था, ठीक है। कर दो मैं इसको इरेज।